नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है इस समय की खबरों का। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से होगी बैठक। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज चौथी बार बैठक होने वाली है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 बार बैठकें हो चुकी हैं किसान के साथ ही किसानों की मांगों पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से बैठक होनी है। सरकार और किसानों के बीच ये चौथी बैठक है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 बार बैठकें हो चुकी हैं किसानों के साथ। अब की बार ये चौथी बैठक है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसानों की मांगे अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से ये बैठक होनी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सरकार और किसान नेताओं के बीच ये चौथी बैठक होगी। इससे पहले भी सरकार और किसान नेताओं के बीच 3 बैठक हो चुकी है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इससे पहले भी 3 बार बैठकें हो चुकी हैं किसानों के साथ, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। ये चौथी बैठक है। किसानों की मांगें अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से होगी बैठक। तो ये चौथी बैठक होगी जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली है। सरकार और किसान नेताओं के बीच इससे पहले भी 3 बार बैठक हो चुकी हैं। ये जो बैठक है ये चौथी बैठक है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है कि चौथी बैठक केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज होनी है। इससे पहले भी 3 बार बैठकें हो चुकी हैं किसानों के साथ, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो इस खबर पर अजीत कुमार दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से बैठक होनी है। इससे पहले भी 3 बैठकें हो चुकी हैं। क्या कुछ की जानकारी है इसमें? देखिए, मैं तुषार बताना चाहूंगा, किसान और सरकार के बीच में आमने सामने की जो लड़ाई जारी है, लगातार लगभग 6 दिन हो चुके हैं। जो शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी बीच आज चंडीगढ़ में चौथे दौर की बैठक होनी है, जिसमें सरकार और किसान नेता के जो अलग अलग जो संगठन के जो नेता है वो बैठेंगे और चौथे दौर की बैठकों में जो अपनी मांगों को लेकर, जो चाहे वो एमएसपी की बात हो या फिर पेंशन की बात हो, इन तमाम मांगों को लेकर के आज फिर चौथे दौर की वार्ता होनी है। हालांकि इससे पहले 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और वो तमाम तीनों बैठकों में जो नतीजा रहा वो बेनतीजा ही रहा है, उसमें कोई परिणाम सामने नहीं आए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ चीजें निकल के आती है, क्या सरकार और किसानों के बीच में कोई सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती, खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एमएसपी और पेंशन जैसी तमाम मांगों को लेकर के किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस बीच में क्या समाधान निकालती है और किस तरीके से आज की बैठक का जो नतीजा है वो निकल के सामने आता है। जी तुषार। अजीत, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ खास होगा? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय जो है संभावना जताई जा रही है कि 3 लोग होंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। वही किसान संगठन की तरफ से भी अलग अलग संगठन के नेता होंगे और ऐसे में उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि किसी तरीके से ये जो वार्ता है, ये वार्ता आपसी सहमति से इसका जो निपटारा है वो हो सके, ताकि जो किसान है वो पीछे हो सके। क्योंकि किसानों के इस आंदोलन के चक्कर में पूरी जो दिल्ली की सीमाएं है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आमजन जो है इससे काफी परेशान हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है कि सरकार को कुछ ना कुछ इसमें आपसी सहमति जरूर करनी होगी। लेकिन देखना होगा कि जब शाम को लगभग 6 बजे के आसपास में बैठक होनी है और उस बैठक के बाद क्या नतीजा सामने आता है। जी
कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के बीच में अभी कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर समझौता हो चुका है? देखिए, बताना चाहूंगा तुषार, लगभग 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें लगभग 10 जो मांगे हैं वो मान ली गई है, जिसमें से अभी भी 3 मांगे, जिसमें प्रमुखता से एमएसपी की मांग और अगर हम बात करें तो पेंशन की मांग। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। हालांकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट की भी लगातार मांग की जा रही है, लेकिन एमएसपी की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता के तौर पर किसान रख रहे हैं कि जब तक एमएसपी की मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है कि साफ तौर पर जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी की मांग है, और एमएसपी की मांग को लेकर के किसान पूरी पुरजोर तरीके से डटे पड़े हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कई किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर एमएसपी पर सरकार कोई गारंटी देती है, सरकार इस पर कोई कानून लाने की बात करती है, तो भी जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार है। लेकिन देखना होगा कि क्या एमएसपी को लेकर के सरकार कोई हल निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। जी तुषार। अजीत, खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बना सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तुषार की लोकसभा चुनाव नजदीक में है, और ऐसे में किसानों ने पूरा मन बना लिया है। किसान कभी भी जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और किसानों की सबसे बड़ी मांग, जैसा मैंने बताया कि एमएसपी की मांग है, और एमएसपी की मांग को लेकर के लगातार डटे पड़े हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर काफी दबाव बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आम जन को भी काफी परेशानी हो रही है, और सरकार नहीं चाहती कि जैसा पिछली बार किसान लंबे समय तक जो सीमाओं पर बैठ गए थे वो दौर दोबारा से देखना पड़े। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव जरूर बना हुआ है, और सरकार हर तरीके से इसका हल निकालना चाहती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई ना कोई सरकार सुझाव जरूर निकालेगी और इसका हल जरूर निकालने का प्रयास करेगी। हालांकि 3 दौर की बैठक हो चुकी है, और 3 दौर की बैठक में जो कोई भी जो आपसी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आज जब 4थे दौर की बैठक होनी है, चंडीगढ़ में ये बैठक होनी है, और सबकी निगाहें इसी पर है कि देखना होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या हल निकल पाता है और क्या सहमति बन पाती है। जी, कितने बजे से ये बैठक होनी है और कौन कौन बैठक में शामिल हो सकता है? देखिए तुषार, बताना चाहूंगा, लगभग जो सामने आ रहा है कि समय लगभग 6 बजे के आसपास की जो बैठक है, बैठक होनी है चंडीगढ़ में। ये बैठक होनी है, किसान संगठन की तरफ से कई नेता जो है वो मौजूद होंगे। वहीं सरकार की तरफ से जो सुनने में अभी जो जानकारी आई है वो यही आई है कि अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, ये 3 बड़े नेता होंगे जो बाकायदा केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये 3 लोगों की जो नाम सामने आ रहे हैं कि 3 लोग, और किसानों के बीच में बैठक होगी, और देखना होगा कि अब क्या आज निकल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां यूट्यूबर एल्विस यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। कहा कि उनके मामलों को तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि किसानों के प्रदर्शन को न्यूज ना बना दबा सकें। बता दें कि रे पार्टी के सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे यूट्यूबर एल्विस यादव ने पीपल फॉर एनिमेशन यानी पीएफए संस्था के सदस्यों पर अगिहिन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को मीडिया में इसलिए तूल दिया जा रहा है ताकि किसानों के प्रदर्शन के न्यूज को दबाया जा सके। एल्विस यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए 13 मिनट 34 सेकंड के एक वीडियो में रे पार्टी से लेकर सांपों के जहर की एक रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह की बातें कही। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वेलकम नेगेटिविटी अगेन मीडिया ट्रायल अगेन। फार्मर प्रोटेस्ट की कवर करने को एल्विस यादव का नाम आगे डाल देते ताकि फार्मर्स की न्यूज़ में चलाए। वेलकम भाई, पॉलिटिक्स बड़ी कैडी चीज़ है भाई, माँ की कसम। कई भाई ये कह रहे थे कि इस पे कमेंट मत करना, ना तो क्या पता कल को कोई और इल्ज़ाम भी लग जाए। बट आई थिंक बोलना चाहिए हमें इस बारे में कि दोबारा से क्या न्यूज़ उठ के आ गई। एक बार न्यूज़ चलाना भाई जी, एक बार फ़ोन में कोई आज तक कुछ भी चला दो, हूँगा मैं। सांप का जहर मिला, सांप के जहर की पुष्टि हो गई। अरे सांप के जहर को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करोगे तो सांप का जहर ही निकलेगा ना, मेरा क्या लेना देना उससे। तो 13 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो जारी किया था यूट्यूबर एल्विस यादव ने, जिस पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरे मामले को इसलिए तूल दी जा रही है क्योंकि किसानों का मुद्दा दबाया जा सके। तो ये एल्विस यादव ने आरोप लगाते हुए 13 मिनट का ये वीडियो वायरल करवाया। तो लखनऊ से इस समय हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, यूट्यूबर एल्विस यादव ने अपनी सफाई दी है, क्या ताजा अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि एल्विस यादव ने 13 मिनट से अधिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उस
वायरल वीडियो में एलवीस यादव पूरी तरह से सफाई दे रहे हैं और जिस तरह से रेप पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई करने के आरोपों से घिरे एलवीस यादव का कहना है कि वह पूरी तरह से बेगुनाह है और उनका यह भी कहना है कि पीएफए जो है उसके सदस्य उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि उनसे धन उगाही की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ एक तंज भी कसा है कि सांपों के जहर की जांच कराई गई और जहर ही निकलेगा, इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। और वीडियो में यह भी एलवीस यादव कह रहे हैं कि जिस दिन रेव पार्टी नोएडा में हुई थी वह उस दिन मुंबई में थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एलवीस यादव जो है सांपों के जहर सप्लाई करने के आरोपों से जब से जुड़े हैं वह काफी चर्चा में आ चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलवीस यादव पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जो सबूत पीएफए के पास पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे, उसमें एलवीस यादव की गर्दन पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। और जब वो अपने आप को फंसता देख रहे हैं तो किसान आंदोलन को एक तरह से ढाल भी बनाना चाह रहे हैं और किसान आंदोलन के बारे में कहते हैं कि उसकी न्यूज न चले इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है पीएफए के सदस्यों द्वारा और उनको बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल एलवीस यादव की यह सफाई कितना कारगर होती है यह समय बताएगा, लेकिन अभी जो सबूत पेश किए जा रहे हैं पीएफए की तरफ से वह उनके विपरीत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। बता दें कि पीएम मोदी के समापन पत्र को संबोधित किया, तभी पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षण की तरह है, मैं उनसे कई वर्षों में कई बार मिल चुका हूं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव पत्र पेश किया। बता दें कि अमित शाह ने बीजेपी देश की आस्था और विपक्ष की हताशा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देश ने यह तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाओगे तो लोग पूछेंगे कि मोदी के भारत से आए हो। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया। 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है
कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री। लखनऊ से एक बड़ी खबर, जबरदस्ती जमीन कब्जा करने पहुंचे 20 से 25 वकील। विक्रांत खंड 1 में भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहुंचे थे वकील। राजधानी जारी है जमीन कब्जे पर करने की घटनाएं। बता दें कि सीसीटीवी में भी कैद हुई है पूरी घटना। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी ऐसा हो रहा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जबरदस्ती जमीन कब्जा करने पहुंचे 20 से 25 वकील। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। विकास खंड 1 में भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहुंचे थे वकील। खबर जालौन से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो जालौन से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सड़क हादसे में 7 लोग हुए घायल और 1 की मौत। जालौन से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें एक सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में पुलिस और अंतरजनपदीय शातिर चोरों के बीच रात मुठभेड़ हो गई। बता दें कि जहां मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसमें से वो घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने 2 सिपाहियों की मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए थे। हालांकि घायल अभियुक्त और सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि अभियुक्त पर पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। रात में हमारी बेलग्राम थाना की टीम और स्वाट टीम चेकिंग कर रही थी कन्नौज तिराहे पर। तो उसी दौरान एक अल्टो कार आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया तो बैक करके भागने लगा। फिर हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और बेलग्राम इंस्पेक्टर ने पीछा किया। बेफरिया नहर पटरी पर घिरा देखकर जो उसमें अभियुक्त था, उसने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करके फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे अभियुक्त घायल हुआ है और पूछताछ पर इसने अपना नाम अभिनय कटियार फर्रुखाबाद का निवासी बताया है तथा अपने साथियों के साथ चोरी करने में संलग्न रहा है। इसके ऊपर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज में लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।